का नियम, जो कि एक टॉपिक है आपके बुक के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है आवेश संरक्षण के नियम का। स्टूडेंट, आवेश संरक्षण का नियम आप लोग समझिए, आपके सामने है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, जो आपका आवेश है, चार्ज है, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये जो पूरा नियम है, इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से, किससे, ऊन से रगड़ा जाता है, रगड़ने पर क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो आवेश है वो स्थानांतरित होता है। ठीक है, यहाँ ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, यहाँ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। बहुत ही इजी नियम है, मैं आप लोगों को नियम, सूत्र, चित्र सब कुछ बताऊंगा, आप लोग इससे केवल लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए, पहले आप लोग समझिए, दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि जो दो हैं आवेश हैं वो स्थिर हों, के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मैंने आप लोगों को जब आवेश का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, जब आपके समान चार्ज रहेंगे, यानी कि प्लस और प्लस रहेंगे, तो आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जब आपका माइनस और प्लस होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो, ठीक है, दोनों में एक होगा। बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए, जो आपके दो आवेश हैं, आवेश जो आपने लिया है, ठीक है, मान लिया आप लोगों ने Q1 और Q2 लिया है, तो आप लोग समझिए कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि उन दोनों आवेश का गुणा कर देना है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वो जो दो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो उनकी बीच की दूरी और वर्ग, यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आप लोग चित्र से भी समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब देखिए, यहाँ पहले मैं आप लोगों को चित्र समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा चित्र है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां मैंने लिया है एक Q1 आवेश, यहां देखिए Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश है। ठीक, ये आपका दोनों आवेश है, Q1 एंड Q2। अब ये दो आवेश लेने हैं आप लोगों को। अब देखिए, अब इनकी बीच की दूरी के वर्ग, देखिए यहाँ बीच की दूरी के वर्ग, तो इनकी बीच की दूरी क्या है, R है, और इसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि R स्क्वायर। ठीक है, ये इनकी बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये जो दो आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आप लोग समझिए थोड़ा सा, जैसे यहां देखिए, यहां आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, दो बिंदु आवेश मैंने मान लिया है कि जो दो बिंदु आवेश है वो Q1 है तथा Q2 है। दोनों आवेश क्या है, Q1 और Q2। ये चित्र इसी मतलब तो इसी पर आधारित है। देखिए, Q1 और Q2, मैंने Q1 और Q2 आवेश लिया है तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी R है, लेकिन हमने उसका वर्ग किया है, क्योंकि डिफिनीशन के हिसाब से आपको वर्ग करना है। ठीक है, तो बीच की दूरी R हो तो R है, तब लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो क्या होगा, लगने वाला जो आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो बल आप लोग जानते हैं, हमें F से लिखना है। F जो है स्टूडेंट, वो है अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 के,
इतना तो समझ में आ गया होगा डिटेल में, क्योंकि ये दो आवेश हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमांकपाती। तो ये दो आवेश हैं, इनके गुणनफल के अनुक्रमांकपाती, अनुक्रमांकपाती का चिन्ह है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसे आप लोग दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, नाम आप लोग दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ आप लोगों को क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है। अब एफ जो है ये अनुक्रमांकपाती यानी कि व्युत्क्रमांकपाती हो जाता है। देखिए अपान में है आर स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है। ठीक है, इसे आप लोग दे दीजिए समीकरण 2, नाम दे देना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा दोनों। ठीक है, ये दो समीकरण आप लोगों को नाम देना है, क्योंकि अभी हमें इसका सूत्र भी ज्ञात करना है। ठीक है, कि इसका सूत्र क्या होता है गुलाम के नियम का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 जो आपका है उसे हल कीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका है एंड आपको तथा समीकरण सेकंड, ठीक है, को हल करने पर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो इसे आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ समझिए कि यफ तो आपका दोनों पक्षों में है ही, तो इसे आप लोग यफ, मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, एक स्थिरांक नियतांक। ठीक है, एक स्थिरांक, वो आपका है के। ठीक है, मैंने यहाँ सूत्र लिखूंगा। ठीक है, के, इतना समझ में आया। अब के है और हमारा Q1 इंटू Q2 अपान, यहाँ आप लोग अपान लगा दीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर जो है आपका बटे में है। ठीक है, तो यहां आप लोग लिख दीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आर स्क्वायर हो गया, तो यही आपका होता है सूत्र। ठीक है, यही हो गया स्टूडेंट सूत्र। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आई होप। देखिए जहां आप लोगों का देखिए के एक स्थिरांक है, के जो मैंने लिया है ये एक स्थिरांक है, ये एक स्थिरांक है। ठीक है, अब ये तो आपका एक स्थिरांक है, मैं इसका मान भी बता देता हूं, जिसका मान के का मान आप लोग समझ लीजिए, जिसका मान, इसका मान आप लोग समझ लीजिए 9, यहां आप लोग थोड़ा समझिए 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक है। ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट इसका मान। ठीक है, तो ये था हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बल का सदिश निरूपण। ये एक डेरिवेशन है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब आप लोगों को फुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने एक नीचे चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र अलग से है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका अक्ष है, देखिए वो, ठीक है, एंड ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका निर्देशांक है। देखिए यहाँ से आपका Q1 आवेश है एंड ये Q2 आवेश है, R1 स्थिति R2 स्थिति। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें सदिश निरूपण में, कि जो आपका Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है उसका सदिश निरूपण करना है। ठीक है, और R1 के कारण R2 पर लगने वाला बल और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल का सदिश निरूपण ज्ञात करना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ आप लोगों को पहले लिखना है आवेश Q1, यहाँ चित्र को देखते रहिए। ठीक है,
Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, यानी कि यहाँ Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, जो आपका कूलाम के नियम का सूत्र था, जो कूलाम का सूत्र था वही यहाँ रखना है। तो इसके लिए कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, वरना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सूत्र पहले। यहाँ उसका सूत्र क्या होता है, F बराबर यहाँ आपका जो है K Q1 ये Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है, ये था कूलाम के नियम का सूत्र, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट सदिश निरूपण करना है, तो यहाँ आप लोगों को इससे क्या करना है, यहाँ सदिश का चिन्ह लगा देना है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर ये यहाँ लगाओगे तो यहाँ आप लोगों को इनटू में क्या करना है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, अपान R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप लोगों को इनटू में लगा देना है, इनटू में ये हटा देते हैं अभी इस समय, ठीक है, कैप R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप लोगों को लगाना है कैप R स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग कहाँ पढ़े होंगे, क्लास 11th में, जो कि कैप R स्क्वायर में आप लोगों को बता दूं क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आप लोग समझ लीजिए कैप R स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट, वो होता है एकांक सदिश, एकांक सदिश। ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को समझाकर एकदम पक्का करा दूंगा, ठीक है। एकांक सदिश ये जो है आपको आपका, ये देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग सदिश R अपान ये आपका माड है, ठीक है, माड सदिश R ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका माड है, ठीक है। माड आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैप R की जगह हम लोग इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी स्टूडेंट R स्क्वायर नहीं, केवल R है, ठीक है। यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका मान है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम इसके स्थान पर ये लिख देंगे, देखिए ये आपको लगाकर चलना है, ठीक है स्टूडेंट, एंड K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इंटू में लगाना है, ये आप लोगों को R सदिश R एंड वेक्टर R भी कह सकते हैं, ठीक है, R माड R, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल इस मान को यहाँ रख दिया हूं, कैप R के स्थान पर इस मान को यहाँ रख दिया हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझिए, ये आपका F है जो बराबर है K Q1 इंटू Q2, ठीक है, इंटू R, ठीक है, सदिश R अपान। अब यहाँ आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जब इसका गुणा होगा तो यहाँ माड R लिख देना है, माड R, और यहाँ आप लोगों को लगाना है क्यूब, ये सदिश कर देना है। यहाँ आप लोगों को ये भी सदिश कर दीजिए, यहाँ आप लोगों को लगाना है क्यूब। अब क्यूब क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये R स्क्वायर और R का जब गुणा होगा तो क्यूब में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट ये है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, ये, ठीक है, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल का ये सदिश निरूपण है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, फिर आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो आप लोगों को ये हो जाएगा कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने लिखा है आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। मैं आप लोगों को चित्र भी दिखा देता हूं, अलग से मैंने इसलिए बनाया कि आप लोगों को समय समय पर दिखाता रहूं। देखिए Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, अगर इधर से बल लगाए तो इस पर कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ आप लोग पहले लिखिए FOB ये, ठीक है। देखिए आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल किस पर लग रहा है, 1 पर, तो यहाँ आप लोगों को 1 लिखना है और फिर किस पर 2 लगा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बराबर लिखना है K Q1 इंटू Q2 इंटू, अब आप लोग यहाँ एक बात समझिए, यहाँ आप लोगों को लिखना है R के स्थान पर 1 एंड 2, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। एंड अपान आप लोगों को लगाना है, अपान माड लगाकर R1 2 फिर से लिखना है और क्यूब लगा देना है, ये आपका सदिश, ठीक है, वेक्टर का चिन्ह लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक बात समझिए, छोटी सी बात है, ठीक है,
यहाँ आप लोग देखिए जो आप लोगों का R12 आप लोग देखिए वेक्टर R12, इसे हम लोग वेक्टर R1, ये आगे का R1 एंड माइनस वेक्टर R2 भी लिख सकते हैं। बहुत इजी बात है। देखिए आप समझिए, यहाँ आप लोगों का 1 आगे है तो मैंने 1 आगे कर दिया, 2 पीछे है तो 2 पीछे कर दिया। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा। अगर मैं कहूँ R21 का लिखूं तो आप लोग क्या लिखोगे, वेक्टर R2 एंड माइनस वेक्टर R1। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा वेक्टर R1। तो ऐसे में आप लोग इसे तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हो तो आगे देखिए इधर। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर वेक्टर के तो रहेगा ही, सॉरी एफ 1 एंड 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ के Q1 इंटू Q2। अब मैंने यहाँ एक बात बताया है कि यहाँ सदिश का चिन्ह लगा दीजिए, सॉरी ये सदिश का चिन्ह है। यहाँ हम R1 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस सदिश R2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका R1 एंड 2 है, R1 एंड 2। तो यहाँ आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बाण लगाइए स्टूडेंट, यहाँ मार लगाइए एंड R, ये आपका वेक्टर का चिन्ह है, यहाँ R1 माइनस वेक्टर R2, फिर यहाँ आप क्यूब लगा दीजिए। ये हो जाता है स्टूडेंट आपका आवेश, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल का सदिश। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इससे तो नोट कर लीजिए। मतलब इससे आप लोग अगर 2-4 बार डेरिवेशन करेंगे तो श्योर है कि आप लोग समझ जाएंगे। अगर तब भी ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोगों को पॉइंट और आता है।